नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र ओझा। भारत के सबसे पवित्र और सर्वोच्च मंदिर लोकसभा में जहां नारी शक्ति को सम्मान देने की बात होनी थी, वहां राजनीति का रंग इतना गहरा हो गया कि उम्मीदों का उजाला मायूसी की काली रात में तब्दील हो गया। जिस दिन नारी सम्मान की आवाज बुलंद होनी थी, उसी दिन नारी शक्ति वंदन अधिनियम सदन में बहुमत का आंकड़ा नहीं जुटा सका और बिल गिर गया। हैरानी की बात यह है कि ना किसी को अफसोस है, ना किसी को रंज है, ना कोई शिकवा है और कोई गिला नहीं, क्योंकि किसी को लग रहा है कि उनको जीत मिली है, किसी को लग रहा है कि उनको मौका मिला है, लेकिन जिसके नाम पर यह पूरी कवायद थी, जिसे अधिकार मिलने थे, जिसके सशक्तिकरण की बात हो रही थी, उसे कुछ भी मिला नहीं। सवाल सीधा है, क्या नारी सम्मान सिर्फ भाषणों तक सीमित है? क्या राजनीति के शोर में महिलाओं के हक फिर दब गए? शुक्रवार 17 अप्रैल यानी अमावस्या का दिन आखिर क्यों काली रात में बदल गया? इस सवाल का जवाब आने वाले कई सालों तक पूछा जाएगा। वही सवाल आज हम भी पूछ रहे हैं, और वो तमाम बड़े सवाल जो जरूरी हैं इस बिल पर और इस मुद्दे पर जो सदन की सियासत में गूंजती हुई नजर आई। पहला सवाल, क्या राजनीति के खेल में महिलाओं के हक फिर से कुर्बान हो गए? यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि महिलाओं की हक की बात लगातार विपक्ष भी करती रही, लेकिन सदन के भीतर जब चर्चा हुई तो यह सवाल आया कि क्या हक महिलाओं के कुर्बान हो गए? क्या महिला आरक्षण पर सिर्फ दिखावे की राजनीति हो रही है? क्या महिलाओं के नाम पर वोट लेकिन हक पर सन्नाटा छाया हुआ है? इसे राजनीति का धर्म माना जाए या राजनीति का रंग माना जाए? यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि दोनों तरफ से, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, लगातार महिला आरक्षण की बात करती नजर आई, लेकिन बारी जब हक के पक्ष में वोट करने की आई तो तस्वीरें कुछ और नजर आई। लेकिन चलिए अब आपको कुछ बयान सुना देते हैं, कुछ रिएक्शन सुना देते हैं जो इस बिल पर चर्चा से पहले और चर्चा के बाद जरूर नजर आए। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में अपनी बात रख रहे थे और इस वोटिंग प्रक्रिया से पहले अपनी बात रख रहे थे, तो उन्होंने साफ तौर पर विपक्ष को हिदायत भी दी थी कि देखिए, इसके पक्ष में आप वोटिंग करेंगे तो इसका फायदा दोनों पार्टियों को होगा, अगर नहीं किया तो डायरेक्ट बेनिफिट भारतीय जनता पार्टी को इसका मिलेगा। सुन लीजिए सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में हिदायत देते हुए विपक्ष को क्या कुछ कहा था। देखिए, इसका अगर विरोध करेंगे तो स्वाभाविक है कि राजनीतिक लाभ मुझे होगा, लेकिन साथ चलेंगे तो किसी को भी नहीं होगा, ये लिख के रखो, किसी को नहीं रहेगा, क्योंकि फिर अलग पहलू हो जाता है, फिर किसी को फायदा नहीं होता। और इसलिए हमें क्रेडिट नहीं चाहिए। जैसे ये पारित हो जाए, मैं कल एडवर्टाइजमेंट दे करके सबका धन्यवाद करने के लिए तैयार हूं, सबकी फोटो छपवाने के लिए तैयार हूं। क्रेडिट आप ले लो, चलो क्रेडिट की चिंता है क्या है जी, ले लो ना क्रेडिट। आपको जिसकी फोटो छपवानी है सरकारी खर्चे से हम करवा देंगे। ऐसा दिखाई पड़ा। तो आपने सुना किस तरह से प्रधानमंत्री ने हिदायत दी, और बात क्रेडिबिलिटी की जब वो कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि इसमें किसी का फायदा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फायदा अगर किसी का है तो वो महिलाओं का है। लेकिन इस बिल के पक्ष में जब वोटिंग नहीं हुई तो सबसे बड़ा नुकसान महिलाओं को है। लेकिन इस नुकसान को कांग्रेस क्या कुछ कह रही है? आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की प्रियंका गांधी ने, तो उन्होंने इसे लोकतंत्र की जीत बताया। सुनिए जरा। वो लोकतंत्र के लिए एक बहुत बहुत बड़ी जीत रही। जो सरकार की साजिश थी संघीय ढांचे को बदलने की, लोकतंत्र को कमजोर करने की, उसको हराया गया, उसको रोका गया। ये संविधान की जीत थी, देश की जीत थी और विपक्ष की एकता की जीत थी, और वो साफ साफ सत्ता पक्ष के नेताओं के चेहरों पर दिख रही थी। आप सबने भी देखा होगा। तो सुना आपने किस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रियंका गांधी इसे लोकतंत्र की जीत बता रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि किसी के नफा और नुकसान के बीच अगर सबसे बड़ा नुकसान किसी का हुआ है तो वो 70 करोड़ की आबादी जो आस भरी निगाहों से सदन की कार्यवाही को देख रही थी, वो महिलाएं जिनको विश्वास था कि आज सदन में चर्चा के बाद, सदन में वोटिंग के बाद उनके पक्ष में तस्वीरें आएंगी। लेकिन नतीजा क्या हुआ? लोकसभा में कुल सीटें 543 थी और
लोकसभा में कुल सीटें 543 थी। बहुमत के लिए वोटिंग के जो आंकड़े थे वो 352 टच करने थे। 3 सीट खाली थी लोकसभा के भीतर, लेकिन इस बिल के पक्ष में जो वोट पड़े वो महज 298 पड़े। एनडीए के पास बहुमत जरूर, लेकिन 293 के बाद महज 5 आंकड़े और आगे बढ़ पाए। बहुमत के लिए 352 वोट की आवश्यकता थी, लेकिन 352 का वो आंकड़ा इस पूरे वोटिंग प्रक्रिया में इस बिल के पक्ष में नहीं पड़े। बिल के पक्ष में वोट कितने पड़े? 298 बिल के खिलाफ कितने वोट पड़े? 230 यानी 230 वोट। और इसी जीत को जश्न के रूप में विपक्ष मना रहा है। और वही बात प्रियंका गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रही थी कि ये लोकतंत्र की जीत है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये सियासत की जीत है या लोकतंत्र की हार, क्योंकि इसी लोकतंत्र की पुरुषों के पर्याय में खड़ी हुई महिलाएं आस भरी निगाहों से जब इस संसद की कार्यवाही को देख रही थी तो बार बार सवाल उनके मन में भी था कि अब 33% आरक्षण के साथ उनका रास्ता सदन के लिए आसान होगा, लेकिन उनके रास्ते में अड़चने अभी तमाम हैं, उनको इंतजार अभी और करना पड़ेगा। इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वासु शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अजय गंगवानी जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अमिता पारुल जी वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ जुड़ रही हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत गंगवानी जी आज आपसे कर रहा हूं। खुशी की लहर है, क्या समझा जाए इसे? राजनीतिक धर्म माना जाए या राजनीति का रंग माना जाए? क्योंकि विपक्ष के विरोध से आपके मंसूबों पर एक रंग तो जरूर चढ़ा, लेकिन उन 70 करोड़ महिलाओं के रंग पर शायद पानी जरूर फिर गया होगा। और जो बात प्रियंका गांधी कह रही हैं कि लोकतंत्र की जीत है, तो क्या यह मैसेज आप लोग डिस्प्ले कर रहे हैं कि लोकतंत्र की जीत इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी महिलाओं के हार? गंगवानी जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस जो विधेयक को रोकने के लिए ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस को जिम्मेदार बता के कांग्रेस को महिला विरोधी बताने का दुष्प्रयास कर रही है, लेकिन जो देश की जनता है, देश की आधी आबादी है, वो अच्छे से समझ रही है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण 3 से 4 चीजें स्पष्ट कर दूं। यही महिला आरक्षण विधेयक सितंबर 2023 में पूरी सर्वसम्मति से पारित हुआ। आपको आंकड़े स्पष्ट कर दूं राघवेंद्र जी, राज्यसभा में 214 में 214, मतलब 100% सांसदों ने इसका समर्थन किया। लोकसभा की बात करूं 454, मतलब 2/3 से ज्यादा, लगभग 98% जो है सांसदों ने समर्थन किया। तो वो विधेयक तो ऑलरेडी पारित है। अगर मोदी सरकार सचमुच महिला आरक्षण विधेयक लागू करना चाह रही है तो सितंबर 2023 का तो विधेयक पारित है, अब उसको लागू क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी की आपत्ति इस बात से है कि महिला आरक्षण विधेयक के मुखौटे के पीछे परिसीमन को लागू करके सत्ता की प्राप्ति का जो षड्यंत्र और साजिश केंद्र की मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसको रोकने में कांग्रेस पार्टी विफल सफल रहा। देखिए, 2 चीजें स्पष्ट है। कांग्रेस पार्टी ने शुरू से महिला आरक्षण का समर्थन किया। आपको 3 महत्वपूर्ण उदाहरण दे दूं। राजीव गांधी जी 1989 में जो नगर पालिका पंचायतें, इसमें महिला आरक्षण के 1/3 का प्रावधान किया, जो राज्यसभा में पारित हो गया, लेकिन लोकसभा में अटक गया, क्योंकि इन्हीं के भारतीय जनता पार्टी के लालकृष्ण आडवाणी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, अन्य वरिष्ठ नेताओं ने इसके खिलाफ वोटिंग करके इसको रोका। आज वही भारतीय जनता पार्टी यूटर्न लेके अपने आप को महिला आरक्षण समर्थक होने का राजनीतिक पाखंड कर रही है। 1989 में इन्होंने रोका। माननीय सोनिया गांधी जी ने यूपी के चेयरपर्सन के रूप में लगातार संसद में इसको पारित करने की बात की, लेकिन लगातार केंद्र की मोदी सरकार के तत्कालीन जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, वो लोकतंत्र के मंदिर में महिला आरक्षण का विरोध करते रहे। लेकिन अंत में मैं आपको बात कोट कर दूं आपके चैनल पे, राघवेंद्र जी, नरसिम्हा राव की सरकार ने 1993 में आज देश की पंचायतों में, नगर पालिका में 35% महिला आरक्षण को लागू किया, जिसका नतीजा है कि आज पूरे देश के 15 लाख महिलाएं पंचायतों में और नगर पालिकाओं में देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी लगातार महिला आरक्षण का समर्थन किया। ये भारतीय जनता पार्टी दुष्प्रयास कर रही है। इसी चीज में स्पष्ट कर दूं, आज भी अगर इकलौता विधेयक पेश किया गया होता तो ये आज भी सर्वसम्मति से पारित होगा, लेकिन महिला आरक्षण विधेयक के नाम पे बैकडोर से जो राजनीति करने का प्रयास कर रही है, आज जो विभिन्न राज्य हैं उसमें सीटों को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है, ये आपत्तिजनक है। कांग्रेस पार्टी का जो विरोध है या जो विपक्ष ने विरोध किया है वो परिसीमन के विधेयक का किया है। आज मैं पूछना चाहता हूं, अगर सीधा आखिर परिसीमन के आधार पर तो सीट रिजर्वेशन की प्रक्रिया होगी, परिसीमन से क्या दिक्कत हो रही है, जरा समझाइए, फिर वासु जी के पास में जाऊं। परिसीमन से देखिए 2 चीजें स्पष्ट है। आज परिसीमन की प्रक्रिया, अगर आप पूरे देश में सीटों बढ़ाने की बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी समर्थन करती है,
कि जनसंख्या बढ़ी तो सीटें बढ़नी चाहिए, लेकिन ये जो आधार बना रहे हैं, जो परिवार नियोजन कार्यक्रम दक्षिण में सबसे पहले लागू किया गया, दक्षिण के राज्यों की सीटों पर सीधा प्रभाव पड़ रहा है। आज जो देखिए महत्वपूर्ण बात है, अगर परिसीमन लागू कर रहे हैं तो विपक्ष नेताओं का, कांग्रेस पार्टी का एक सर्वदलीय बैठक बिना के सबको विश्वास में लेके सही प्रक्रिया, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन किया गया होता तो कांग्रेस पार्टी को विपक्ष समर्थन करता। तो ये बात कहना है गंगवानी जी कि इस बात से आप लोग नाराज हैं कि सर्वदलीय बैठक नहीं हुई, आपसे बातचीत नहीं हुई। हालांकि विशेष सत्र में चर्चा जरूर हुई थी। लौटूंगा आपके पास। वासु जी क्या लग रहा है? 10 आखिरी का ले रहा हूँ। आज जो परिसीमन को लागू करके सीधा भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता की प्राप्ति का रास्ता खोलने के लिए, विपक्ष की जो है वोटों को प्रभावित करने के लिए अपने आधार पे, जिससे भारतीय जनता पार्टी इसके नेताओं को फायदा मिले, उसके आधार पर परिसीमन को लागू करने का जो प्रयास कर रही थी। आज जो ये विधेयक गिरा है, आज लगातार इस बात का प्रमाण है कि लोकतंत्र की जीत है, संविधान की जीत है। और जो मोदी सरकार लगातार लोकतंत्र के मंदिर में तानाशाही को निर्णय लेने का प्रयास वासु जी, राजनीतिक हार या नैतिक हार, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी इसे देख रही है? राजनीतिक हार या नैतिक हार? वासु जी देखिए राघवेंद्र जी, कल इतिहास रचने का दिन था। लोकतंत्र के मंदिर में जब ये महिला आरक्षण बिल पेश हुआ तो इतिहास रचने का दिन था। कांग्रेस भी उस पर सम्मिलित हो सकती थी, महिलाओं भी कांग्रेस पार्टी का सम्मान करती, लेकिन जब महिला आरक्षण बिल फेल हुआ, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने उसके खिलाफ वोट किया। और उसके बाद जब ओम बिरला लोकसभा के स्पीकर ने जब संख्या बताई तो कांग्रेस ने हंसी टिटोले कर रहे हैं, बैंक थपथपा रहे हैं। इन्हीं क्या बताना चाहते हैं कि महिलाओं को आरक्षण इस देश में नहीं मिलना चाहिए? अरे आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लोग। 50 साल देश में राज किए, पूर्ण बहुमत के, कई बार सरकार बनी, तब महिलाओं की चिंता क्यों नहीं हुई भाई? क्यों उनको, आपको नहीं लगा कि विधानसभा और लोकसभा में उनको जगह मिलनी चाहिए 33% आरक्षण की? कांग्रेस ने चिंता क्यों नहीं की? और जहां तक 2023 की बात उठा के कांग्रेस जो कह रही है, उसमें क्या था? 2023 में बिल पास हुआ। अब उसमें नियम क्या है? कानून बनाने के पहले जनगणना होनी है, जनगणना होगी, उसके बाद 2011 के 2021 में जनगणना होगी, फिर परिसीमन डिलिमिटेशन होगा, डिलिमिटेशन के बाद फिर परिसीमन होगा। उसमें समय लग जाता, समय, क्योंकि राहुल गांधी जी जब उस समय पूरा बिल आया था तो राहुल गांधी जी कह रहे थे कि 2029 से उसको लागू करो। अब वो दिशा में सरकार आगे बढ़ रही थी, महिलाओं को आरक्षण देने की बात कह रही थी, तो कांग्रेस पार्टी को दिक्कत है। यानी हर बात में राजनीति करना, केवल महिलाओं को सशक्तिकरण की बात करने वाली पार्टी जब महिला अधिकारों की बात आई तो वहां पर वॉकआउट कर लिया, वोट नहीं दिया, महिलाओं के अधिकार छीनने का काम किया कांग्रेस पार्टी ने। ये देश की महिला देख रही राघवेंद्र जी, कल जिस प्रकार से ये कह रहे लोकतंत्र का अपमान हो गया। अरे लोकतंत्र का अपमान नहीं हुआ, कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं का अपमान किया है। अगर आप आरक्षण देते, महिलाओं को मौका देते, महिला संसद बैठती, नई विकास की नीति में महिलाओं की भागीदारी होती, तो आप कह सकते थे कि लोकतंत्र मजबूत हुआ। आपने लोकतंत्र को, और ये राघवेंद्र जी एक बात और कह रहे हैं, ये कह रहे हैं डिलिमिटेशन क्यों, परिसीमन की क्यों जरूरत पड़ी? मैं तो अजय गंगवानी जी से पूछना चाहता हूं कि भाई जब डिलिमिटेशन में जब 543 सीट था तब देश में 56 से 60 करोड़ वोटर थे और 543 सीट था। आज 2026 है, 140 करोड़ वोटर इस देश में है, तो वही सांसद, यानी जब आबादी थी उसमें जो सांसद था, आज जैसे मैं रायपुर लोकसभा का उदाहरण दे रहा हूं, रायपुर लोकसभा में मतदाता है, तो यानी इसको कम करने के लिए जनता नेता जो है वो लोगों तक पहुंच सके, उसके लिए सीट बढ़ाने की संख्या जरूरी है। ये कांग्रेस पार्टी जानबूझ के नहीं की, लगातार इसको टालती रही। वो काम भारतीय जनता पार्टी करने चाह रही थी तो कांग्रेस उसको भी रोक देती। यानी देश हित के बाद जब भी हो तो कांग्रेस पार्टी उसमें कभी साथ नहीं देती, उसके खिलाफ ही खड़ी होती है। ठीक है, अमिता जी का मैं रुख करता हूं, फिर आता हूं गंगवानी जी आपके पास। अमिता जी, क्या आप किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे मामले को? महिला सशक्तिकरण जैसे मुद्दे पर राजनीतिक सहमति न बन पा रहा देश के भीतर, लोकतंत्र के भीतर, जहां बातें तो हर पार्टियां करती हैं कि महिलाएं सशक्त होनी चाहिए, आरक्षण मिलने चाहिए, आधी आबादी है, लेकिन उसके बाद भी सदन के भीतर, संसद के भीतर 33% आरक्षण की बात जैसे ही आई, ऐसे मुद्दों पर अगर राजनीतिक सहमति नहीं बनती है तो क्या ये लोकतंत्र के भीतर, खासकर भारत जैसे देश के भीतर जहां देवी का दर्जा दिया जाता है महिलाओं को, उस पर विरोध होना, विपक्ष का इस तरह से रवैया, जिस तरह से वासु जी सवाल उठा रहे हैं, गंगवानी जी अपने तर्क रख रहे हैं, तो क्या ये चिंता की बात है भारत के भीतर? देखिए, ओवरऑल अगर हम इस पूरी स्थिति को देखें तो जो अधिनियम सरकार ने 2023 में पास करा लिया था, उसी को आगे बढ़ाने की कवायद थी।
जिस तरह से इस पूरी प्रक्रिया को अपनाया गया कि 3 बिल लाए गए और अचानक से ये पूरा सेशन बुलाया गया, विपक्ष का विरोध इसी बात को लेकर था। सरकार की मंशा बहुत अच्छी थी, वो महिलाओं को आरक्षण देना चाहती है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा है, लेकिन जिस तरह से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया उस पर विवाद हुआ और यही वजह थी कि पूरा विपक्ष एकमत होता हुआ नजर आया। इसके विरोध में 230 वोट पड़ गए, तो जाहिर है कि सब एक साथ नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि विचार सबके एक नहीं है। विपक्ष सीधे तौर पर यह कह रहा था कि अगर सरकार सच में आरक्षण देना चाहती है तो जो अभी मौजूदा स्थिति है लोकसभा की 443 का जो आंकड़ा है उसी में क्यों नहीं लागू कर देते, इस तरह की बात थी। कोटा विद इन कोटा की मांग कर रहे थे और ये भी एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन इस बात को लेकर भी हुआ कि सरकार है और क्या 2011 की जनगणना के आधार पर इसको लागू किया जाएगा। तो नॉर्थ के जो स्टेट्स थे वहां पर ये दबाव बना कि साउथ के लोगों ने विरोध इसी बात को लेकर शुरू कर दिया कि यहाँ पर संख्या ज्यादा बढ़ जाएगी, कुल 850 सीटें हो जाएंगी। तो ये जो पूरी जो प्रक्रिया रही ना उस पर सवाल खड़ा हो रहा है और इससे अंततः हुआ यही कि नुकसान महिलाओं को हुआ। हालांकि जो महिलाएं राजनीति में आना चाहती हैं उनको इस के पास होने से जरूर लाभ होता, ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को आप सदन में देखते और उनकी भागीदारी बढ़ती, लेकिन नुकसान हुआ और देखिए कि किस तरह से इसको पास नहीं होने दिया पूरे विपक्ष ने, सब एकजुट हो गए। तो यकीनन बहुत बड़ा नुकसान अगर किसी का हुआ है तो महिलाओं का ही हुआ है। रघवानी जी, नुकसान महिलाओं का हुआ है, इस बात से भागा नहीं जा सकता, लेकिन कांग्रेस क्या सिर्फ बीजेपी को घेरने की आपकी रणनीति थी कांग्रेस की? भले उसके लिए चाहे बिल गिर जाए, महिलाओं को सशक्तिकरण की राह की जो बात हो रही थी भले उसमें कोई बाधा आ जाए, लेकिन आपको सिर्फ इस बात से भी तकलीफ थी क्या कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये बिल पास हो गया तो फिर वो थोड़ा सा वोट बैंक वाला जो मामला जिसकी बात आप कर रहे थे वो थोड़ा सा इधर उधर हो जाता? कंगवानी जी, पाखंड की कली खुल चुकी है। कांग्रेस पार्टी ने सितंबर 2023 में सर्वसम्मति से इसको पारित किया। अगर भारतीय जनता पार्टी और केंद्रीय मोदी सरकार सचमुच महिला आरक्षण लागू करने की नियत नीति मंशा होती, मैं खुली प्रश्न पूछना चाहता हूँ छोटे भाई से, 2023 से 2026 3 साल तक आपको भरपूर मौका मिला, आपने इसको जानबूझ कर लागू क्यों नहीं किया? आपको ये पता था? अभी तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाह रहा हूँ कि महिला आरक्षण जो विधेयक है वो तो एक मुखौटा था, बैकडोर से परिसीमन लागू करके अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति का एक जरिया बनाने का जो दुष्प्रयास था, लोकतंत्र की हत्या करने का जो प्रयास था, उसको विपक्ष और कांग्रेस पार्टी रोकने में सफल है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कह रहा हूँ, अगर सितंबर 2023 से जो ऑलरेडी पास है, जो 545 सीटों पे चाहे तो मोदी सरकार कल लागू कर सकती है, वो तो ऑलरेडी पास है सर्वसम्मति से। राज्यसभा में 214 में 14 और लोकसभा में 454 मतों से पारित आरक्षण विधेयक आपके पास पड़ा है, लेकिन आपकी नियत नीति मंशा लागू करने की नहीं है, आपको उसमें महिला आरक्षण के नाम पे राजनीति करने की बात है। एक महत्वपूर्ण बात मैं कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी का शुरू से महिला आरक्षण विरोधी क्षेत्र रहा, ये काला इतिहास रहा है। जब माननीय राजीव गांधी ने 1989 में पंचायती राज में महिला आरक्षण लागू करने का प्रयास किया, भाजपा के वरिष्ठ नेता अटल बिहारी वाजपेयी, आज इनके भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, जसवंत सिंह, राम जेठमलानी जैसे वरिष्ठ नेताओं ने लोकसभा में महिला रघवानी जी 2026 में भी तो आप लोगों ने कुछ वही तस्वीरें दोहराई है ना। ठीक है, नियत नीति की आप बात कर रहे हैं, इस बार तो नियत भी थी, नीति भी थी, संशोधन की हालांकि जरूर कुछ बातें हो रही थी, तो ठीक है उन्होंने नहीं बुलाया सर्वदलीय बैठक, आप अपने विचार रखते सदन में। रघुवीर जी मैं स्पष्ट कर दूं, इस बार भी अगर ये राजनीतिक पाखंड नहीं दिखाते, इकलौता महिला आरक्षण संशोधन विधेयक लाया गया होता तो इस बार भी विपक्ष और कांग्रेस पार्टी पूरा समर्थन करती और सर्वसम्मति से पारित होता। मैं आखिरी बात स्पष्ट कर दूं आपके चैनल पे, वासु जी, मोदी सरकार का चरित्र जो है वो लोकतंत्र, वासु जी क्या स्टैंड है अब आगे भारतीय जनता पार्टी का बड़ा स्टैंड क्या है इस पर? राघवेंद्र जी, कल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी ने स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाएंगे और कांग्रेस का चेहरा बेनकाब करेंगे। ये कांग्रेस कह रही है, ये हम पे आरोप लगाई 3 साल आप क्या कर रहे थे, देश में 50 साल राज किए, 2010 में राज्यसभा में बिल पास करा लिए, लोकसभा में लाए नहीं बिल को, तो रोकने का काम किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। हम तो खुले दिल से क्रेडिट भी, प्रधानमंत्री राघवेंद्र जी कह रहे थे क्रेडिट भी हम आपको देना चाहते हैं, आप लीजिए क्रेडिट, लेकिन पास हो जाने दीजिए। आप ये डिमिलिटेशन की बात है तो कल आपने लोकसभा कार्रवाई देखोगे, अमित शाह जी ने कहा
और केसी वेणुगोपाल जी ने कहा कि आप 50% यानी अफवाह कैसे फैलाते हैं आप देखिए। अफवाह कांग्रेस पार्टी क्या फैला रही है कि राज्यों की सीट जो है जनसंख्या के आधार पर बढ़ेगी। कल अमित शाह जी ने स्पष्ट किया भाई सारे राज्यों में 50% सीटें बढ़ेंगी। अब केसी वेणुगोपाल जी ने कहा कि आप लिख के ला दीजिए, इसमें बिल अमेंडमेंट में ला दीजिए, तो हम तैयार हैं। तो अमित शाह जी ने कहा 1 घंटे के लिए संसद आप रुक जाए, उसका मैं अभी पेपर तैयार करके लाता हूं, आप राजी है तो बोलिए मैं तैयार हूं। तो कांग्रेस पार्टी अगर भारतीय जनता पार्टी कह रही है हम आपके हिसाब से तैयार हैं और किसी भी राज्य का 50% से कम सीट नहीं बढ़ेगा, ये आंकड़े की बात है ही नहीं। तो कांग्रेस पार्टी घुमा फिरा के महिला आरक्षण बिल कैसे रुक जाए इस उद्देश्य से काम कर रही थी। वासु जी, बिल तो महिलाओं को आरक्षण कांग्रेस पार्टी नहीं कर जाती, इस पर मैं आपसे समझना चाहता हूं क्या इस गतिरोध से, इस रेजिस्टेंस से निकलने का कोई रास्ता है? क्या भविष्य में जो 33% आरक्षण का जो आधार रखा गया है उस पर इमारत खड़ी होगी? सर्वसम्मति का कोई ऐसे संभावित आपको कुछ नजर आ रहा है या महिलाओं को और भी लंबा इंतजार करना पड़ेगा? अमिता जी। राघवेंद्र जी, देखिए, कल से जब से ये बिल पास नहीं हुआ ना, उसके बाद राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा शुरू हो गई कि बीजेपी जरूर हारी है लेकिन हारकर भी जीत गई है, क्योंकि उसको एक मौका मिल गया विरोध जताने का कि हमको कांग्रेस, सपा और सारे विरोधियों ने इसको पास नहीं करने दिया। विपक्ष का अपना आउटलुक है, वो अपनी बात कह रहा है, तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हैं, लेकिन बीजेपी की जिस तरह से महिला सांसद मकर द्वार पर प्रदर्शन करने चली गई, और यूपी में भी हम देख रहे हैं अपर्णा यादव, मुलायम सिंह यादव की दूसरी बहू है, उन्होंने खुद समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस पार्टी का झंडा जलाया है। तो कुछ भी हो, राजनीति किसी स्तर की हो रही हो, महिलाओं को ये लग रहा था कि चलो कुछ तो हो जाएगा, हमारे हक में कुछ हमें मिल जाएगा, राजनीति करते हैं तो कर लें। लेकिन अब अंततः ये हो रहा है कि राजनीति किसी भी स्तर की हो रही हो, कौन हारा कौन जीता, लेकिन फाइनली महिलाएं हार गई हैं इस पूरी प्रक्रिया में, इस बिल के पास ना होने से। ये तो सीधे तौर पर नजर आ रहा है। ठीक है, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज का कोई नुकसान नहीं हुआ गंगवानी जी, न शर्मा जी, लेकिन नुकसान उनका जरूर हो गया जो इस आस में थी कि 2029 के चुनाव में मकर द्वार से उनकी एंट्री सदन के भीतर होगी। गंगवानी जी, समय हमारे पास इतना थे, बहुत शुक्रिया अदा करूंगा आप तीनों का, गंगवानी जी आपका, शर्मा जी आपका और अमिता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास चर्चा में। तो आज की बहस में सवाल कई उठे, जवाब भी आए, लेकिन सच यही है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसे अहम बिल का सदन में पास न हो पाना एक बड़ा संदेश जरूर देता है। यह सिर्फ आंकड़ों की कमी नहीं है बल्कि सहमति की कमी भी दिखाता है। देश की आधी आबादी आज भी इंतजार में है कि उनके अधिकारों पर राजनीति नहीं बल्कि ठोस फैसले हों। उम्मीद यही है कि अगली बार जब यह मुद्दा सदन में आए तो आंकड़े नहीं, इरादे मजबूत दिखे और महिलाओं को उनका हक मिल सके। इसी उम्मीद के साथ फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।